नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, दानिश्वर हैं, सियासतदान हैं और साहब का वज़ीर ख़ारजा भी हैं। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का कसूरी साहब। कसूरी साहब, कुछ चीज़ें कुछ अनयूजुअल भी लगती हैं, शायद अब हमारे सामने हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि IMF का जो वफ़द है वो गैर मुल्की सफ़ीरों से भी यहाँ पे मुलाकातें कर रहा है। तो टोटली लगता है कि हम जो इसको आप एक तो कैसे देखते हैं, और फिर हम आएंगे शी और बाइडन की जो मुलाकात है और जो इशू है इसका फ़लस्तीन का, और उस पर जो मुस्लिम उम्मा या 49 कंट्रीज़ का जो रिस्पांस है, 1.8 बिलियन है लोग हैं हम दुनिया में। मगर पहले ये ज़रा बता दीजिएगा कि अब क्या हमारे तमाम मामलात IMF ही यहाँ का रियल रूलर है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो कसूरी साहब? देखिए, बदनसीबी ये है कि 75 साल के बाद पाकिस्तान में जब आप जो दानिश्वर हैं वो क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं री इमेजिनिंग पाकिस्तान। क्या मतलब है इसका? मतलब पाकिस्तान को कैसे आइंदा चलाया जाए, कैसा खाका होगा। ये इसका मतलब यह है कि 75 साल से गलत तरीके पे चल रहा है, और तो कोई मतलब नहीं कि दुनिया का हर मुल्क हमसे आगे निकले जा रहा है। पहले हम जो थे इंडिया से पीछे थे 1947 में, 60s में हम इंडिया से आगे निकल गए थे, चाइना से हम आगे थे। मैंने खुद चीन का दौरा किया कम्युनिस्ट पार्टी के इनविटेशन पे, तो मैंने खुशी का इजहार किया जब मैंने शंघाई में लैंड किया। मैंने कहा हो, ये तो बिल्कुल कराची की तरह लग रहा है, और उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया कि मैं उसको कराची से कंपेयर कर रहा हूँ। साउथ कोरिया जो है उसका GDP हमसे कम था बट ज़्यादा नहीं था। पहला जो प्रोजेक्ट लगा था केमिकल्स का वो साउथ कोरिया में नहीं लगा था, वो कालाशाह काकू में लगा था। उसके बाद जो हमने अपना हशर किया, चाहे वो नेशनलाइजेशन हो या लैक ऑफ गवर्नेंस हो, उस कहानी में मैं नहीं जाता। जब आपने अपना एजुकेशन सिस्टम तबाह किया, आप मुझे बताएं क्या कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है? आप एशिया में पहले उनके पीछे थे, फिर आप साउथ एशिया में सबसे आगे थे, अब सबसे पीछे साउथ एशिया में भी हो गए। खुदा ना करे हाकम बदहान कि आप अफ्रीका के भी, सब सहारन अफ्रीका के उनसे भी पीछे हो जाए। क्या वजह क्या है? आज के दौर में जब तक एजुकेशनल बेस ना हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जब तक ये स्टेम के सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, किसी ज़बान में पढ़ाए जाएं, यह मीडियम का मामला नहीं है। हमारी हर जगह में इशू हो जाता है, इस्लामी है, गैर इस्लामी है, उर्दू है, अंग्रेज़ी है। और भाई आप बच्चे को पढ़ा क्या रहे हैं? सिंधी में पढ़ाएं, पश्तो में पढ़ाएं, उर्दू में पढ़ा क्या रहे हैं? इशू तो ये है कि अगर आप समझेंगे ही नहीं, अब तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। तो मैं इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि मैं एक बॉर्न ऑप्टिमिस्ट हूँ कि हालात इतने ख़राब हैं कि अब बेहतरी की तरफ होंगे, क्योंकि अब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है कि ना इकॉनमी ऐसे चलेगी, ना तालीम ऐसे चलेगी, ना आपकी लोकल बॉडीज। हर बंदे को पता है क्या रॉन्ग, क्या आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता कि जो ट्रांसफ़र हुए रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू द प्रोविंसेस, उसके अंदर हो क्या गया है? सबको पता है कि जी कैपेसिटी नहीं है वहाँ, और सेंटर जो है अपने कंगाल हो गया, कर्जे लेके अपने वो खर्चे पूरे कर रहा है। ये बिल्कुल सिस्टम मेंटेनेबल नहीं। बेसिस है एजुकेशन और हेल्थ। प्राइवेट स्कूल्स हों या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, वो बिल्कुल नेमुल बदल नहीं। ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बरतानिया में, अमेरिका में, हर जगह में प्राइवेट स्कूल्स है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी कसूरी साहब, मैं एक ज़िमनन सवाल कर रहा हूं। जी जी, आवाज आ रही है आपकी कसूरी साहब? ये एक सवाल ज़िमनन कर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इसलिए ये मामला आपने जो पूछा IMF के, आप गुलाम हो गए हैं। और भाई अगर आपने भिखारी बनना है तो फिर आप पैसे लेके, कर्जे लेके ही अपना मुल्क चलाएंगे ना। तो इससे नतीजा ये है कि भिखारी ना बने, और भिखारी ना बनने का एक तरीका यह है कि री इमेजिन करें पाकिस्तान को, जो हर जी होश बंदा आजकल कर रहा है। टैक्स का निज़ाम आपका गलत है, एजुकेशन का निज़ाम आपका गलत है, हेल्थ का निज़ाम आपका गलत है। ऐसे पाकिस्तान आइंदा इंशाल्लाह नहीं चलाया जाएगा। अच्छा कसूरी साहब, गुजारिश ये है कि बज़ाहिर बादिल नज़र में लग रहा है कि आपके तजर्बे से हुकूमत फ़ायदा नहीं उठाना चाहती, वो इससे भी बुरे तरीके से पाकिस्तान को चलाएंगे जहाँ आइन ना हो, अदालतों का हुक्म ना हो। और दूसरी बात आपको जो फ़ायदा उठाते हैं, जैसे IMF वाले यहाँ आए, गैर मुल्की सफ़ीरों से मिलते हैं, जहाँ दूसरे ममालिक में ये कर्जे देने जाते हैं, क्या उनसे भी ऐसे ही मुलाकातें करते हैं? और क्या
फलस्तीन के लिए उम्मा कुछ कर सकती है या बयानात तक ही रहेगी? ये दोनों सवाल आपके लिए। अब जी इसके ऊपर आप आ जाएं, यही असली इशू है आज का। बाकी इशू पे तो किसी वक्त भी, क्योंकि मेरा भी ख्याल था फॉरेन पॉलिसी पे बात करेंगे, क्योंकि मैं अमूमन नॉर्मल पे इसलिए लोकल सियासत पे नहीं करता कि वो बड़ी मुतनाज़ है और कौम को डिवाइड करती है। मैं जो आपको कह रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछा है उम्मा क्या करेगी, देखिए मसला इस वक्त यूँ है कि जो उम्मा में मेरा ख्याल है जो जहाँ तक सेंटिमेंट है आवाम का, उसमें तो डाउट ही कोई नहीं। आप किसी मुल्क में चले जाए, मैं नाम नहीं लेता, चाहे वो अरबों की गल्फ शेखडम्स हो, अफ्रीका हो, यो सबका सेंटिमेंट फ़लस्तीनियों के साथ है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सिर्फ मुसलमान है, वो तो है। जो जुल्म इस वक्त हो रहा है, जो बबांगे दोल अजहर मिना शम्स डंके की चोट पे इससे जुल्म हो रहा है और सारी दुनिया देखे जा रही। क्यों? बड़ी सिंपल सी वजह है कि आज का जो अभी तक सिस्टम था, ये मेरा नहीं ख्याल है भाई, ये ट्रांजिशन हो रहा है, जो राइज हो रही है चाइना की और मिडल पावर्स की, उसमें बहुत सी एशियन पावर्स आ रही हैं, मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी तक मिलिटरीली कोई डाउट ही नहीं कि सिंगल सुपर पावर दुनिया की अमेरिका है। और लेकिन जो उनको इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है वो आपको अब नज़र आ रही है। बरतानिया के अंदर, ये नहीं मैं कह रहा कि जो उनकी वो होम सेक्रेटरी थी सुएला ब्रावर्मन, जिसको उन्होंने बदला है, उसके कई फैक्टर्स होंगे, लेकिन उसके जो बयानात आए हैं वो इतने जहरीले थे कि बरतानिया की पब्लिक ओपिनियन भी ये समझ रही थी कि बरतानिया के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए वो एक एक्सपीरियंस्ड फॉरेन मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कैमरॉन साहब को लेके आए हैं। अमेरिका में भी जो सिर्फ ये नहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने नहीं किया, बड़े बड़े जो अमेरिका के कैंपसेस हैं वहाँ इस पॉलिसी को चैलेंज किया जा रहा है। खुशी की ये बात है कि वहाँ के जो रोशन ख्याल यहूदी हैं, जूस, वो कह रहे हैं हम नहीं ये करा रहे, और वो बड़ी बड़ी मूवमेंट चला रहे हैं, नॉट इन माई नेम, यानी हमारे नाम पे ये काम ना करो। मेरी इसलिए मेरा ख्याल है कि अब इसमें जो बदनसीब अब फ़लस्तीनियों के साथ हो गया है, जो उनके बच्चे बेचारे मर रहे हैं, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये कुछ भी बड़े बड़े मुल्क, गैर चाहे मुसलमान हो गैर मुल्क हो, इनकी जो एलीट जो मर्जी चाहे, एक स्टेज आ गई है कि अब सबको समझ आ गई है कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन का जिक्र हो रहा था, अब उसके बगैर आगे बात नहीं चलेगी। टॉमस फ्रीडमैन जो खुद यहूदी है और अमेरिका के चोटी के थिंकर्स में से है, उसने आज कहा है प्रेसिडेंट बाइडेन को बस करो, अब कोई पीस प्लान अपना लाओ। और वो भी ये कह रहा है कि 1967 के बाद का जो खाका था उसकी तरफ जाए। हाँ, वो कुछ ऐसी चीज़ें कह रहे हैं शायद फ़लस्तीनियों को या मुसलमानों को पसंद ना आए, लेकिन एक कम से कम स्टार्टिंग पॉइंट तो है। वो तो बिल्कुल क्लियर है कि जो प्राइम मिनिस्टर इजराइल है, इसके ऊपर क्रिमिनल केसेस बन रहे थे, इसको तो बहाना बन गया कि इसने कौम को अपने पीछे, इसको जूतियां मारने को तैयार थे, जो इसने हमले किए थे इंस्टीट्यूशंस पे, जुडिशरी पे, को 4 महीने से डेली इसके खिलाफ जुलूस निकल रहे थे, इस पे करप्शन के केसेस थे, लगता था किसी दिन ही अंदर हो जाएगा। इसको ये मौका मिल गया और अब ये दुनिया पहचान गई है कि ये समझता है कि कौम मेरे जान की दुश्मन हो गई थी, अब मैं उनको इसके नाम पे यूनिटी करूं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो हॉस्टेजेस हमास के पास हैं, ये इतनी आसानी से इजराइल अपने मकासद हासिल नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ उन्होंने ऑफर आज फिर की है हमास ने, और वहाँ इंसानी